Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. IBPS SO एग्ज़ाम जिसको बहुत सारे एस्पिरेंट्स टारगेट करते हैं हर साल। इस एग्ज़ाम को निकाल पाना बहुत आसान नहीं है तो बहुत मुश्किल भी नहीं है। क्यों? इसके बड़े सारे रीज़न हैं। पहली बात, ये एग्ज़ाम आपका एक साइक्लिक एग्ज़ामिनेशन है, यानी कि हर साल होता है। इसलिए हमें पता है कि नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए हमें पता है कि एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और अगर हमने तैयारी की तो हम एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न कि इसकी जो डेट्स होती हैं वो आईबीपीएस कैलेंडर के द्वारा रिलीज़ की जाती हैं और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो कि जनवरी या दिसंबर लास्ट में, यानी कि अगर मैं 2026 की बात करूँ तो या तो दिसंबर 2025 में इसका कैलेंडर रिलीज़ कर दिया जाता है या फिर आईबीपीएस अपना कैलेंडर रिलीज़ करता है साल की शुरुआत में, यानी कि जनवरी में। और उस कैलेंडर के अंदर आपके एसओ की, पीओ की और साथ ही साथ क्लरिकल एग्जामिनेशन की डेट और मंथ दोनों मेंशन किए जाते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि कब इसका एग्जाम होने वाला है और आप अकॉर्डिंगली अपना समय निकालकर अपनी स्ट्रैटेजी को फिक्स करके आप तैयारी अगर करें तो इसके सिलेक्शन, यानी कि इस एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस आपके कई गुना बढ़ जाते हैं। तीसरा इसका बड़ा रीज़न है कि ये एग्ज़ाम जो है ये आपका बहुत ही प्रिडिक्टेबल एग्ज़ामिनेशन है। आपको पता है कि इसका एक सेट एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका हर साल चेंज हो जाएगा या इस बार चेंज हो जाएगा, कल चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पिछले 3, 4, 5 सालों का अगर मैं डेटा आपके साथ डिस्कस करूँ, तो सिमिलर पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम आ रहा है, सिमिलर जो लेवल है वो धीरे-धीरे बढ़ा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर 2020 के कंपैरिज़न में 2026 का जो एग्ज़ाम होगा वो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुका है, कॉम्पिटिशन हर साल बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये आपको पता रहता है। साथ ही साथ इसका चौथा रीज़न है कि इसकी हमें कट ऑफ्स पता होती हैं। हमें पता होता है कि इसका सेक्शन वाइज़ कट ऑफ कितना जाता है। हमें पता होता है कि इसकी मेंस जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ है वो कितनी जाती है, इसकी मेंस की कट ऑफ कितनी जाती है, इसकी फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है जो कि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के बनती है वो कट ऑफ कितनी जाती है। ये सारा डेटा प्रेज़ेंट होता है, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा होता है और अगर हम इस डेटा पे ध्यान दें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ, हर इन चारों फैक्टर पे अगर ध्यान दे के अपनी स्ट्रैटेजी बनाई जाए, तैयारी की जाए तो इसमें, इस एग्ज़ाम में आपका शॉर्ट सिलेक्शन होता है। बट हम बहुत ज़्यादा चूक करते हैं। तो आज का वीडियो इसी बारे में है कि ये आपका लास्ट चांस है। अगर आप इस एग्ज़ाम में अभी तक भी सीरियस नहीं थे इस एग्ज़ाम के लिए और अभी तक आपकी तैयारी नहीं थी, तो ये आपका लास्ट गोल्डन चांस है कि आप इसमें अपनी पकड़ बना सकते हैं, क्योंकि इसके आगे बहुत लेट हो जाएगी। इसके आगे आप भागोगे और शायद रिज़ल्ट आपको अचीव ना हो। बट वो भागना भी सही रहेगा, क्यों? क्योंकि उस भागने से कम आप अपना सिलेबस कवर करोगे, फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, मॉक्स लगाओगे, टेस्ट लगाओगे, रिज़ल्ट आपके फ़ेवर में हो या ना हो, बट एटलीस्ट आपकी तैयारी होगी और वो तैयारी आपको काम आएगी आपके किसी और एग्जामिनेशन में। तो कर्म तो करना ही पड़ता है। उस कर्म के जो रिजल्ट है वो हो सकता है आपको आज मिले या कल मिले, बट उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की। और क्यों है ये आपका गोल्डन चांस और क्यों है ये आपका आखिरी चांस, लास्ट चांस मैंने क्यों बोला है इस बात को, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे फ्री वीडियो, सारे मेंटर्स आपके लिए फ्री वीडियो लेकर आते हैं जो कि आपके कंटेंट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करते हैं। शाम को 6 बजे डेली मेरा एक फ्री सेशन होता है एट 6 PM। डेली आपका यूट्यूब पे मेरा एक फ्री क्लास होता है रीजनिंग की प्रैक्टिस का। इस सब में आप लोगों का, इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। वहां पे आइए, डेली बढ़िया बढ़िया कंटेंट और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख के जाइए। शाम को 6 बजे, मंडे टू सैटरडे हर दिन। अब बात कर लेते हैं कि क्या है इस वीडियो के अंदर। तो चलिए सीधे आगे बढ़ते मैं आपको दिखाना चाहूंगी आईबीपीएस के कैलेंडर की छोटी सी क्लिप, जिसमें आपको दिया जाता है ये टेंटेटिव कैलेंडर है आपका किसके लिए, ये है आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स और साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंक्स 2026 से 27 का जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा उसके लिए। तो पीओ की डेट्स आपके सामने है, प्रीलिम्स की और मेंस की। स्पेशलिस्ट ऑफिसर पे थोड़ा ध्यान देंगे तो 29 अगस्त मेरा स्पेशलिस्ट ऑफिसर का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, जिसमें कि अब बचे हैं आपके 3.5 महीने, है ना। अगर हम मई के, आज कौन सी तारीख है, आज है आपकी 13 या 14 कुछ ऐसी डेट है। और अगर मैं बात करूँ तो मई के 15 दिन बचे हैं। मई के बाद आपका जून, जुलाई और अगस्त लास्ट में आपका एग्जाम है, तो 3-3.5 महीने आप आपके पास बचे। उसके बाद 2 महीने के गैप के बाद है आपका क्या, आपका मेंस का एग्जामिनेशन। तो ये 2 बड़ी डेट जो आपके दिमाग में फिक्स हो गई होंगी अगर आप सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस नहीं तो प्लीज अब कर लो, क्योंकि इसके आगे करोगे तो बहुत लेट होने वाला, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में शुरुआत में बोला। तो प्रीलिम्स एग्जाम डेट है 29 अगस्त, मेंस एग्जाम है हमारा 1 नवंबर। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स से मेंस का जो सफर है उसमें आपको 2 महीने का टाइम मिल रहा है। अगर आपको सक्सेस चाहिए, यहीं से हम ये बात कर ले कि अगर हम इस एग्जाम को सिर्फ देना चाहते हैं कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लूँ, मैं देके देखना चाहता हूँ, तो फिर आप प्रीलिम्स फोकस तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आप सोच सकते हैं ऐसा कि मैं क्या मैम केवल प्रीलिम्स फोकस तैयारी करूं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आप चाहते हो इस एग्जाम में सेलेक्ट होना, उस केस में आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की
कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि ये 2 महीने के टाइम में आप जो है क्या कर लेंगे, आप अपना मेंस तैयार कर लेंगे। और मेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मेंस में आते हैं 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, और उसका 80% वेटेज लिया जाता है। तो 60 नंबर का 80% वेटेज, यानी कि वहां पे आपके नंबर अच्छा आना बड़ा ही जरूरी हो जाता है, सो दैट आप फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम बना सके, सिलेक्शन ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ये एग्जाम आपका 6 डिफरेंट पोस्ट के लिए निकाला जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी। ये जो तीनों पोस्ट है इसके लिए पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, और ये जो तीनों पोस्ट है इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। सारी की सारी पोस्ट जो है वो स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट है, और स्केल 1 ऑफिसर का मतलब होता है आपका कि आप इक्विवेलेंट टू पीओ हैं, और इसका मतलब होता है आप असिस्टेंट मैनेजर के प्रोफाइल पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? आपका जो प्रोफाइल होगा वो असिस्टेंट मैनेजर का होगा। इसके बाद जब आप स्केल 1 से आगे वाले स्केल में जाएंगे तो फिर आप असिस्टेंट मैनेजर से बनेंगे मैनेजर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कुछ यूं है कि मुझे देना है प्रीलिम्स का पेपर, जो कि 125 नंबर का टोटल होगा। इसमें 3 सब्जेक्ट है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, और यहाँ पे मुझे क्वालिफाई करना है सेक्शन वाइज भी, ओवरऑल भी। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पे अपने आप को क्वालिफाई कर लिया, फिर मेरी जर्नी शुरू होती है मेन वाली, जिसमें मेंस के 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, और इसका लिया जाएगा 80% का वेटेज। और यहाँ पे इंटरव्यू होगा आपका 100 नंबर का, इसका लिया जाएगा 20% का वेटेज। दोनों को मिला दिया जाए तो आपका बनेगा 100%, और ये 100% होता है आपका फाइनल मेरिट सिलेक्शन लिस्ट। इससे बनती है आपकी मेरिट, और इससे आपका सिलेक्शन तय होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब जो हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम पैटर्न है वो हमारी 4 पोस्ट के लिए सेम है, लॉ और राजभाषा के लिए थोड़ा सा अलग होता है। एएफओ, आईटी, मार्केटिंग, एचआर के लिए आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आएगा। इंग्लिश 50 क्वेश्चन है लेकिन 25 नंबर का है, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर का है, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 नंबर का है। सारा पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी में, लेकिन जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो केवल इंग्लिश में होगा। सेक्शनल टाइमिंग आप देख रहे हो, 40 मिनट का समय मिलेगा आपको हर सेक्शन पे। 40 मिनट पूरे हुए सेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। देन 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ये सारे पैरामीटर्स दिमाग में रखने। अब आते हैं, बात करते हैं हमारे जो 2 अन्य पोस्ट है, लॉ और राजभाषा अधिकारी। इसमें इंग्लिश वैसे आएगी, रीजनिंग वैसी आएगी, लेकिन जैसा कि आपके इसमें क्वांट था, अब यहाँ पे आपके पास क्वांट नहीं है, बल्कि क्या है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर। ये हमारे लॉ वाले बच्चों के एग्जाम में क्वांट नहीं आता है। प्रीलिम्स में क्या आता है? केवल आता है आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और बाकी सब कुछ आपका सेम रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं मेंस का पेपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मेंस का पेपर जो होता है उसमें केवल आपकी प्रोफेशनल नॉलेज पूछी जाती है। किसी को डाउट है मैम प्रोफेशनल नॉलेज क्या होता है, सिलेबस क्या होता है? तो जिन बच्चों का, जैसे कि अगर आप आईटी से भरना चाहते हो, आप लॉ से भरना चाहते हो, तो आईटी वालों ने ग्रेजुएशन करा होगा, आपने सीएसआईटी पढ़ा होगा, बीटेक करा होगा, इंजीनियरिंग करी होगी, वो जो आपने उस समय पढ़ा है, अपनी प्रोफेशनल नॉलेज गेन करी है, वही यहाँ पे पूछा जाएगा। सिमिलरली लॉ वाले जो बच्चे होंगे, उन्होंने जो लॉ में पढ़ाई करी वो यहाँ पे पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में आपका पेपर जो है आएगा। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, इंग्लिश हिंदी आप चूज कर सकते हैं, और 45 मिनट का टाइम मिलेगा। मेंस के पेपर में 45 मिनट है, ये टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम का प्रॉब्लम हमारे प्रीलिम्स में होता है, मेंस में टाइम पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व तो करना नहीं, पढ़ना है मुझे, आंसर करना है 4-5 ऑप्शन में से, विच इज ईजी। तो 45 मिनट में 60 क्वेश्चन क्वाइट डूएबल होते हैं, और यहाँ पर भी आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। देन अब स्ट्रैटेजी क्या है, करना क्या है फिर? तो देखो, स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल, प्लेन बेसिक स्ट्रैटेजी होती है। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। मतलब क्या मैम मैं ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ये छोड़ दूँ, वो छोड़ दूँ, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल प्लेन स्ट्रैटेजी है जो आपको डे 1 से बताई जा रही। सबसे पहले आपको अपने पीवाईक्यूज को देखना जरूरी है। पीवाईक्यूज को कितना टाइम लगेगा? एक मैं बोलती हूँ कि एक इंसान अगर ठीक स्पीड से काम करे तो इसमें 1 दिन लगेगा। कोई इंसान थोड़ा सा लेट बैक होके काम करे तो पीवाईक्यूज को देखने में आपको 1 से 2 दिन का समय लगेगा। इससे ज्यादा समय अगर आपको लग रहा है तो फिर आप स्पीड थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। फिर आता है आपका दूसरा पार्ट। क्या है दूसरा पार्ट? है आपका ये सिलेबस का। सिलेबस कंप्लीशन की बात हो रही है, यानी कि जो मेरे 3 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, या मैं बोलूं कि इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इसको कंप्लीट करने में आपको कम से कम मिनिमम 2 मंथ का टाइम लगेगा। ये कब मैं बोल रही हूं? जब आप डेली अपने 4 से 5 घंटे दे रहे हैं, तब जाके आपका 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको लगाने हैं सेक्शनल टेस्ट। वो क्या होते हैं मैम? सेक्शनल टेस्ट का मतलब होता है, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, मेरे 3 डिफरेंट सेक्शन है। क्वांट है,
और मेरा जो है क्वांट के साथ मेरा रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ मेरा इंग्लिश है। ये एक सेक्शन है, इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन, तो 50 के 50 क्वेश्चन का टेस्ट लगाना होगा आपको, सेक्शन टेस्ट। इस प्रोसेस को आपको कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रोसेस में आपका रिजल्ट निकल कर आएगा, इस प्रोसेस में आपकी स्पीड निकल कर आएगी, इस प्रोसेस में आप एनालिसिस करोगे, इस प्रोसेस में आप पाओगे कि जो फंडामेंटली आपने सिलेबस कवर किया है उसके बाद भी आपके कितने सारे एरर्स हैं, कितनी जगह पे स्पीड की कमी है, कितनी जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो ये सारा जो होगा ये आपके इस 20 से 25, या मैं बोलूं कि आप यहाँ पे 1 महीने का टाइम भी ले सकते हैं, बट दिस टाइम हैज टू बी गिवन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे मॉक्स पे। अब मॉक्स इज द रियल पिक्चर, यानी कि रियल जो आपका एग्जाम है वो आपका मॉक है, और ये मॉक मुझे कम से कम मिनिमम, मुझे अभी अगर मैं देखूं तो मिनिमम मुझे 10 से 15 मॉक का टारगेट लेके चलना चाहिए कम से कम। मॉक्स के साथ साथ क्या करेंगे आप, एनालिसिस करेंगे, यानी कि ये आपका एक आखिरी फेज होगा जिसके लिए आपको फिर से अपने आप को कम से कम 20 डेज का टाइम देना जरूरी है, सो दैट आपकी जो भी बची हुई कमियां हैं उनको सुधारा जा सके, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को शार्प कर सके, स्पीड को बेहतर कर सके, एरर्स को कम कर सके, स्कोर को बढ़ा सके। ये सारा का सारा आपका कब होगा, जब आप फाइनल मॉक पे आएंगे, क्योंकि जब आप फाइनल मॉक देंगे तो आप पूरे के पूरे 125 मार्क्स का मॉक देंगे, यानी कि पूरे के पूरे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश साथ में आएंगे, उनका आप मॉक देंगे, जैसा कि आपका रियल टाइम एग्जामिनेशन होने वाला है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट और पिक्चर क्लियर होगी और आप अपने सारे एरियाज पे इंप्रूव करेंगे। तो ये टाइमलाइन है और यही टाइमलाइन है और यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाने वाली प्रीलिम्स का एक सेक्शन वाइज, क्योंकि आपको सेक्शन वाइज भी अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है, और सेक्शन वाइज के साथ साथ आपको अपनी कट ऑफ जो है वो कैसे क्लियर करनी है ओवरऑल। तो ये सेफ स्कोर है आपका किसका, सेक्शन वाइज, कि मुझे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश या रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस की क्या कट ऑफ होती है, और उधर की मैं बात करूं आपका ये ओवरऑल, और ओवरऑल स्कोर आपका किस में से होता है, 125 मार्क्स में से, कितने में से, 125 मार्क्स में से आपका ओवरऑल स्कोर होगा, राइट, ठीक है। ये मैंने 125 मार्क्स लिखा है, अगर किसी को 1 नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं वापस से, 125 मार्क्स का मेरा क्या होगा, मेरा जो है फाइनल स्कोर होगा प्रीलिम्स का, ठीक है। क्योंकि 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, लेकिन उनका वेटेज कितना होता है, 25 होता है। मैं एक बार दिखा दूं आप लोगों को, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। इंग्लिश का जो पेपर होता है वो होता 50 नंबर का है, लेकिन उसके मार्क्स 25 होते हैं, तो 25 मार्क्स, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स, तो 125 नंबर का आपका ओवरऑल प्रीलिम्स का पेपर होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ आपके सेफ स्कोर की सेक्शन वाइज, मुझे एक सेक्शन में कितना कम से कम बेयर मिनिमम मुझे लाना है ताकि मैं अपना वो सेक्शन क्वालिफाइड मान के चलूँ और मुझे कोई टेंशन ना हो, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे हर सब्जेक्ट को आपको दिए हैं कितने, 15 नंबर। इंग्लिश 25 मार्क्स का होगा, उसमें से 15 नंबर लाना इज ओके, इज फाइन। देन रीजनिंग में 15 नंबर कम से कम लाना है, और आपको क्वांट और जीए की बात कर लो वहाँ पे भी कम से कम 15 नंबर लाना है। अब आप में से कई सारे बोलेंगे कि मैम ये तो बहुत हाई स्कोर आपने बता दिया, क्योंकि जो हमने आपने पिछले वीडियो में या इससे पहले वाले वीडियो में जो हमें कट ऑफ दिखाई है सेक्शन की, वो तो मैम कम होती है, वो तो 9.5, 10.5 और जो है 6.5 नंबर कुछ होती है, 5.5 नंबर कुछ होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट, आपके दिमाग में डाउट आया, लेकिन केवल कट ऑफ के पीछे दौड़ोगे तो ओवरऑल कैसे निकालोगे, ओवरऑल भी तो इन्हीं नंबर में से निकलने वाला है, इन्हीं सेक्शन से निकलने वाला है। तो ये मिनिमम स्कोर आपको टारगेट करना है, ताकि पहली बात तो आप दिमाग से, टेंशन से फ्री हो जाओ कि भाई मुझे इतना नंबर तो मुझे सेक्शन वाइज चाहिए, ताकि, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, किसी किसी बच्चे का कोई कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है और किसी किसी बच्चे का कोई कोई सब्जेक्ट बड़ा डाउन होता है। जैसे कि हो सकता है किसी के लिए क्वांट बड़ा डिफिकल्ट हो, किसी के लिए इंग्लिश बड़ी डिफिकल्ट हो, तो आपको क्या करना है, जो डिफिकल्ट भी हो उसमें इतना तो लाना ही पड़ेगा ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकूं। फिर आता है मेरा ओवरऑल, यानी कि 125 नंबर का, यानी कि इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपके 125 नंबर बनते हैं, और उस 125 में से आपका 70 मार्क्स शुड बी योर टारगेट। ये आपका टारगेट स्कोर है। अब यहाँ पे भी आप डाउट में आ जाओगे कि मैम हमने तो कट ऑफ देखी है, आपने दिखाई है, कितनी बार आपने दिखाई है, और उसमें तो इतना स्कोर नहीं होता है ओवरऑल। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ, वो पिक्चर आपके सामने मैंने पहले भी दिखाई है, आपको पता है ना, अगर रेगुलरली मुझे फॉलो करते हो तो ये पिक्चर आपने पहले भी देखी। 2025 की ओवरऑल कट ऑफ है 125 मार्क्स में से प्रीलिम्स की। जरा इसमें थोड़ा सा नजर डालने की जरूरत है। आईटी ऑफिसर वालों की इस बार जो अनरिजर्व की गई थी 58.25 गई थी। नंबर बढ़ने में कोई, आप ये मत समझिएगा कि कोई आपको आके अनाउंस करेगा कि भाई हम 58 से कट ऑफ जो है वो कहाँ पहुंचा रहे, 65 पहुंचा रहे, राइट। यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एट एनी कॉस्ट, तो आपको अपने आप को एक ऊपर लेवल पे लेके चलना पड़ेगा ताकि आप हमेशा एक सेफ स्कोर में रहें,
राइट। देन बात कर ले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, इनकी 50.13 गई है, राजभाषा अधिकारी की बहुत कम गई है, लॉ ऑफिसर की बात करें तो कम गई है, एचआर की बात करें तो 62.63 गई है। तो अगर एचआर की 62.63 जाती है, जा सकती है, तो हम अपना स्कोर 70 तक तो हमको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये जरूर फैक्टर है कि जो आपकी कट ऑफ होती है वो बड़ी सारी चीजों पे डिपेंडेंट होती है। पहला डिपेंडेंसी फैक्टर होता है कि कितनी वैकेंसी निकली पोस्ट वाइज, है ना। दूसरा डिपेंडेंसी फैक्टर होता है कि भाई कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे। तीसरा नंबर जो डिपेंडेंसी का फैक्टर होता है वो होता है आपका कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसे था। तो यस, ये सारे फैक्टर्स बिल्कुल काम करते हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट हियर इज कि जब आपका एक मोटिव होगा 70 नंबर, तो आप सेफ रहोगे, आपको क्लैरिटी होगी। प्रीलिम्स का पेपर दे के आओगे तो क्लैरिटी होगी कि आगे के जो 2 महीने हैं मुझे मेंस में लगाने हैं। बच्चे पता है क्या करते हैं, पिछले 2 सालों का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बच्चे प्रीलिम्स का पेपर दे के आते हैं और उसके बाद वो इतने अनश्योर होते हैं, वो कम से कम नहीं भी तो 20 से 25 दिन का टाइम इस बात में निकाल देते हैं कि मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। 20 से 25 दिन उसमें बर्बाद हो गए और अब 1 महीने बाद आपका मेंस का पेपर है। तो हाउ आर यू गोइंग टू एक्चुअली बी सक्सेसफुल इन दिस एग्जाम? नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रैटेजी डे 1 से डे लास्ट तक की बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 70 मार्क्स मतलब 70 मार्क्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके सामने 2 बड़े प्यारे प्यारे कोट्स आज रखना चाहती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, मैं शेयर करना चाहती हूँ। पहला है कि नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। मतलब अगर सामने खाना रख भी दिया मम्मी ने बनाकर, तो खाना आप ही को पड़ेगा, चबाना आप ही को पड़ेगा, डाइजेशन आप ही की ही बॉडी करेगी। मतलब जब तक आप नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है, राइट। तो यू विल हैव टू डू। पहली बात तो क्लियर कर लो दिमाग में कि आलस नहीं करना है, डिटर्मिन रहना है, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। अगर मुझे ये जॉब चाहिए तो, नहीं चाहिए तो अलग बात है, ठीक है। तो मुझे क्या है, मुझे करना पड़ेगा, यानी कि आपके ही करने से होगा, ठीक है। फिर दूसरा कोट आता है कि जब आप करने लगोगे तो ये आसान नहीं होने वाला है। So when you make up your mind and when you actually start doing, तो this is not going to be a an easy road. ये आसान नहीं होगा रास्ता, लेकिन जब आप ये कर जाओगे इट विल ऑल बी वर्थ इट एट द एंड। सब कुछ जब आप कर लोगे और जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको बहुत रिलैक्स और बहुत ही आपको लगेगा कि यू कैन बी एन इंस्पिरेशन, क्योंकि आपने डिफिकल्टी को चुना और आपने उसको ओवरकम किया एंड यू आर समवेयर। दिस विल बिल्ड योर पर्सनैलिटी एज वेल। आप लाइफ के चैलेंजेस को लेना सीखोगे। चैलेंज करिए, निभाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। सो दिस इज, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये इजी नहीं होने वाला है, बट इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट, और ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो आपको बस कोशिश करनी है। अब करें क्या मैम? तो करें क्या, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपका ये जो ओवरऑल स्कोर है, उसके लिए आपको जो स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है वो आपको फॉलो करनी है कितनी, 125 नंबर की, है ना। 125 नंबर की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, जिसमें मुझे यहाँ पे ध्यान देना है कि जस्ट वन सेकेंड, है ना। तो वो जो मुझे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ना, उस स्ट्रैटेजी में आपको याद है मैंने आपको दिखाया था कि उस स्ट्रैटेजी के अंदर आपके पास जो है क्या है, यहां पे जरा देखिए। ये जो मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी, कहां गई वो पिक्चर? ये जो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है कि भैया ये जो सिलेबस कंप्लीशन वाला टाइम है, ये वाला टाइम, दिस टाइम इज समथिंग वेरी वेरी क्रूशल। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने बहुत लेट कर दिया तो दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि सिलेबस आपका अगर अंडर गाइडेंस कवर हो रहा है तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अब कैसे आपका टाइम बचेगा, ये क्वेश्चन भी दिमाग में आ सकता है कि मैम कैसे, हाउ। मैं बताती हूँ। जब आप खुद से सिलेबस, अब ये बात मैं 6 महीने पहले नहीं करती, 6 महीने पहले मैं बोलती कि आप कर लो, जैसे जैसे आपको बनता है आप कर लीजिए, बट अब मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगी। रीजन उसका ये है कि अब आपके पास वो टाइम नहीं जहाँ पे आप रिसर्च कर सके कि कहाँ पे कौन से प्लेटफॉर्म पे फ्री में क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है, वो कंटेंट रिलेवेंट है कि नहीं है, क्या मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा, समझ में भी आ रहा है, कंटेंट भी मिल रहा है, लेकिन क्या ये कंटेंट मेरे एग्जाम को निकालने में हेल्प कर पाएगा? क्या मुझे उसी लेवल का कंटेंट ना, इतनी सारी रिसर्च और 3-3 सब्जेक्ट, उन 3-3 सब्जेक्ट में भी आपके इतने सारे टॉपिक हैं, क्या मुझे सारे टॉपिक डिलीवर हो जाएंगे? क्या मुझे सब टॉपिक मिल जाएंगे? क्या मेरे डाउट्स क्लियर होंगे? सबसे बड़ी बात, क्या मेरे डाउट्स क्लियर होंगे? ठीक है।
तो ये सारी चीज़ों के लिए अब वक्त नहीं बचा, इसीलिए आपको बोला गया कि दिस इज़ आवर लास्ट चांस। अगर आप बनना चाहते हो, क्रैक करना चाहते हो इस एग्जाम को, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट चांस। दीज आर द बैचेस दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 15th ऑफ मे। आपका लॉ का बैच शुरू, एचआर का बैच शुरू हो रहा है, मार्केटिंग का बैच शुरू हो रहा है, आईटी का बैच शुरू हो रहा है, और आपके लॉ ऑफिसर का बैच शुरू हो रहा है। कब से? 15 मई से। 15th ऑफ मे से आपके बैचेस शुरू हो रहे हैं। आप या तो इनमें जुड़कर अपना सिलेबस कंप्लीट करके जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है वो सारी फॉलो करिए एंड get this success in this examination. use the discount code this. उसके बाद अगर मुझे मैम मैं केवल एसओ टारगेट नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं बट मैं और भी एग्जाम टारगेट कर रही हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो बैंक महापैक प्लस में। अब ये क्या है? बैंक महापैक प्लस का फायदा ये है कि इसमें आपको आईबीपीएस एसओ के जितने भी मैंने बैचेस आपको दिखाए, लॉ का है, एचआर का है, आईटी का है, मार्केटिंग का है, ये बैचेस तो मिलेंगे, बट उसके साथ साथ आपको सभी पब्लिक सेक्टर बैंक जो बाकी जैसे पीएनबी एसओ आता है, सीबीआई का एसओ आता है, और बड़े सारे एग्जाम्स आते हैं। उसके साथ साथ मेजर आरआरबी के एसओ यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स के जो एसओ के एग्जाम्स आते हैं, आरबीआई ग्रेड ए एंड ग्रेड बी कवर होगा, सेबी होगा, नाबार्ड होगा, इफ्स होगा, सीबीओ होगा, इडाई होगा, और मेनी मोर एग्जामिनेशन जो यहाँ पे इसमें कवर किए जाते हैं। इन सब एग्जाम्स का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हो जाएगा। साथ ही साथ बैंक और इंश्योरेंस के भी ये जितनी लिस्ट यहाँ पे लगी है, ये सब का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कवर होता है आपके बैंक महापैक प्लस में। ठीक है, तो एसओ के अलावा मुझे बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो जो तैयारी कर रहा हो, उसके साथ मिलकर ले सकते हो बैंक महापैक प्लस, वो अपना तैयार कर ले, आप अपना तैयार कर लो। हो सकता है आपको कोई छोटा बहन भाई है, कोई कजिन है जो सेम उम्र में है या आगे जाके 1 साल बाद अपना एग्जाम देने वाला है, तो इसकी आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी, और 18 महीने की वैलिडिटी में आपका भी भला और आपके साथ वाले का भी भला हो सकता है। और बैंक महापैक प्लस में आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो। अगर आपको चाहिए कि मैम मैं 2 महीने में नहीं, मैं तो 7-8 घंटे तैयारी करूंगा और 7-8 घंटे तैयारी करके मैं तो जल्दी कवर कर लूंगा, तो यू कैन गो विद द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑल्सो। वहां से अपना अपनी पेज पे, अपनी स्पीड पे ज़्यादा समय देके अपना रिकॉर्डेड वीडियो से सिलेबस थोड़ा और जल्दी कवर करिए, और बाकी की प्रोसेस और जल्दी आप इंडल्ज हो जाइए। सभी लाइव बैचेस मिलेंगे, हाई क्वालिटी ई बुक्स मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सेशन ऑब्वियसली होंगे, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आपके इसी के अंदर कराई जाएगी। नाउ इस समय आपकी ये सेल चल रही है, इस सेल के बेसिस पे आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। किस पर? बैंक महापैक प्लस पर। ये सारी चीजें अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें जाना है अड्डा की एप्लीकेशन पर, और अड्डा की एप्लीकेशन पे जाकर आपको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म ये दिखेगा, प्रीफेस दिखेगा। यहाँ पे जाके रेगुलेटरी बॉडी में क्लिक करना, और हमें आ जाना है कहाँ? हमें आ जाना है आईबीपीएस एसओ पे। जैसे ही आप आईबीपीएस एसओ पे क्लिक करोगे, ये है बैंक महापैक प्लस जिसमें ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है, 79% डिस्काउंट चल रहा है, और ये है आपके बैचेस। ये है आपका लॉ का बैच, ये है आपका आईटी का बैच, ये है आपका एचआर का बैच, ये है आपका मार्केटिंग का बैच। आपको जैसा कि मैंने बताया, ये बैचेस आपके इसमें तो मिल ही रहे हैं, है ना, इसमें भी मिलेंगे ये बैचेस, और आपको इसमें भी मिलेंगे। तो अभी इन बैचेस पे चल रही है डबल वैलिडिटी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डबल वैलिडिटी 9 मंथ का बैच है, 18 महीने के लिए मिलेगा। सपोज मुझे लॉ या आईटी ऑफिसर का बैच चाहिए, मैं जाके इस पर क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये वैलिडिटी है आपकी 18 महीने की। कितनी? 18 मंथ्स की वैलिडिटी है। इस पर जाके कीजिए बाय नाउ, और बाय नाउ जाके करना है आपको Y651, कर दीजिए अप्लाई। अप्लाई करते ही आपकी फीस हो जाएगी कम, वैलिडिटी हो जाएगी डबल। ये दिख रहा होगा आपको, 79% ऑफ मिल रहा है, और साथ ही साथ आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। सो यूज द डिस्काउंट कोड Y651। डिस्काउंट कोड लगाना मत भूलना। अड्डा की ऐप में आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, उन कॉइन्स को भी लगा देना यहाँ पे, इससे आपकी फीस जो है वो और कम हो जाएगी। विद दिस आई विल विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। याद रखना, शाम को 6 बजे डेली मंडे टू सैटरडे फ्री हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास होती है, वहाँ पे जुड़िए मेरे साथ, वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे लेवल का कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।